मैट्रिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स क्लास के पॉलिटिक्स विषय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी विषय। जैसा कि मैंने अपने आपसे बोला था कि बायोलॉजी और पॉलिटी का क्लास शुरू होगा, तो बायोलॉजी का एक क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। पॉलिटी का पहला क्लास में अपलोड करने हैं, आज कर दूंगा। तो बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी बात करते हैं हम पॉलिटी की, यानी कि राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था पूरे पॉलिटी में यदि मैं बात करूं तो जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है अपने संविधान में, वो भी याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे कि मतलब एक रूटीन बना लेंगे कि 1 से लेके 10 अनुच्छेद आपको डेली करने हैं। 1 से लेके 10 अनुच्छेद आपको डेली करने हैं, जो क्लास के आखिरी में आपको बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर। और अध्याय 1 में जो चर्चा होगा, अध्याय 1 में वो होगा आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि आखिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से तैयार हुआ है, किस तरीके से आपको भारत के संविधान के बारे में अभी तक पढ़ना है, या कैसे ये संसद बना, कैसे ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है, इसके बारे में आपको इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बात है सन 1600 ईस्वी का। सन 1600 ईस्वी का, जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी बना कंपनी बना और इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ व्यापार अधिकार व्यापार अधिकार व्यापार का जो एक अधिकार है, व्यापार अधिकार देकर देकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ इसको भेजा। एशिया का जो क्षेत्र है, जिसमें आपका आएगा भारत, इंडोनेशिया इंडोनेशिया अफगानिस्तान, अभी का अफगानिस्तान, तो ये सभी क्षेत्र एक्सेट्रा, इसी में मालदीव वगैरह जो भी उस समय प्रेजेंट थे, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में या एशिया के क्षेत्र में, एशिया के प्रांत जो है, उन सभी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार अधिकार देके महारानी एलिजाबेथ उनको इंडिया भेजा। कंपनी आई, कंपनी का जो भी किस्सा है वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो पॉलिटी के व्यू में हम इसको देखेंगे। दो महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़ा गया 1757 और 1764 में। 1757 में और 1764 में लड़ा गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई हुई और किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। इतिहास में हालांकि इस पे विशेष चर्चा होगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज इसमें क्या हुआ, विजयी हुआ और फिर संधि हुई। फिर एक बैकग्राउंड तैयार हुआ कि कैसे अंग्रेजों को मिलेगा, वहां से एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। जो बैकग्राउंड तैयार होगा वो होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, यह युद्ध जो हुआ, 3 गुट मिलके अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा।
इसमें थे मीर कासिम जो बंगाल की तरफ से थे, बंगाल से थे। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो उस समय के मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। और तीसरा था अवध के नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ये तीनों का लड़ाई हुआ अंग्रेज से, और अंग्रेज क्या हो गया, अंग्रेज विजयी हो गया, अंग्रेज विजयी हो गया, अंग्रेज की जीत हुई। और अंग्रेज की जीत होने के बाद सन 1765 ईस्वी में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इस संधि में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें से बंगाल में जो परिवर्तन हुए थे, तो बंगाल में दो अधिकार थे जो होते हैं जनरली, दीवानी, दीवानी अधिकार जो शासन करने का अधिकार है, और एक है राजस्व अधिकार, राजस्व अधिकार। तो इस संधि के अनुसार जो दीवानी अधिकार थे वो तो नवाब के पास ही रहा, किंतु जो राजस्व अधिकार थे वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए, अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेज ने जैसे ही अपने हाथ में लिया, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी चाहते हैं थोड़ा, जो अंग्रेज थे इस संधि से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो उस समय के कर्मचारी रहे होंगे, वो इस राजस्व अधिकार प्राप्त होते ही, अधिकार मिलते ही उन्होंने अपनी पूंजी बढ़ाना शुरू कर दिया, चाहे वो निजी व्यापार के रूप में हो, चाहे वो भ्रष्टा हो, या कोई सा भी रूप में हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस मकसद से शुरू हुआ था, व्यापार के मकसद से, जिसका मेन मकसद था मुनाफा, उस पर असर हुआ। और असर होने के बाद जब कंपनी को ये लगा कि कंपनी तो नुकसान में जा रही है, किंतु उसके जो कर्मचारी हैं वो दिन ब दिन मुनाफे में, या करोड़पति लाखपति जो भी उस समय है, वो बन रहे थे, ज़्यादा मुनाफा कंपनी को नहीं मिल रहा था। तो कंपनी ने विनियमन करने का सोचा कि कैसे कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उस समय के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को संभाल रहे थे, आगे चल के पढ़ेंगे, कंपनी का काम था, कंपनी जो था, कंपनी का काम था व्यापार करना, व्यापार करना। और इस व्यापार करना, यानी कि व्यापार करना है तो कोई ना कोई तो इसे देखेगा, संभालेगा। तो इसे देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि
जिस तरीके से कंपनी को मुनाफे के लिए भेजा गया है, कंपनी तो लॉस में चल रही है, किंतु उसके जो कर्मचारी है वो राजस्व अधिकार प्राप्त होते ही अमीर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो 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 तरीके से, यानी कि जो भारत पे जो कंपनी शासन करेगी, भारत पर कंपनी का जो प्रभुत्व जो संवैधानिक हुआ, भारत पर जो संवैधानिक पृष्ठभूमि में हम जो पढ़ेंगे, संवैधानिक यात्रा जो है, भारत की संवैधानिक यात्रा जो है वो दो दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा हम पढ़ेंगे ताज का शासन, ताज का शासन। कंपनी का शासन स्टार्ट होगा 1773 से लेके 1853 तक, और 1858 से लेके 1947 तक, यानी कि यहां तक लेंगे इसको, 1958 से लेके 1947 तक चलेगा आपका ताज का शासन। तो 1773 से 1858 चलेगा कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन में हम लोग को क्या पढ़ना है वो देख लेंगे कि कंपनी का शासन, शासन में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर पढ़ना है 1793 का अधिनियम, अधिनियम। फिर पढ़ना है 1793 हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और फिर हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। फिर हम पढ़ेंगे 1853 का अधिनियम, 53 का एक्ट। तो शुरू करते हैं 1773 में। तो इसका एक बैकग्राउंड हमने देख लिया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो ये होगा कि कंपनी के जो कर्मचारी वो दिन ब दिन राजस्व अधिकार मिलने से अमीर हो रहे थे, उनका निजी व्यापार बढ़ रहा था। जहाँ पे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे मुनाफे के लिए या व्यापार करने के लिए भेजा जा रहा था, वो नुकसान में जा रहा था। तो इस कारण से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत हुई। तो देखते हैं इसमें किस किस तरीके से परिवर्तन हुआ। शुरू करते हैं। तो टॉपिक है अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो कंपनी का परिवर्तन हुआ, इसमें जो कंपनी को विनियमित किया गया, कंपनी का विनियमन किस तरीके से हुआ देखते हैं। इसमें कंपनी का विनियमन दो तरीके से हुआ। पहला हुआ कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें निजी व्यापार करना बंद कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, डायरेक्टर्स, उन्हें कंपनी से संबंधित, उन्हें कंपनी से संबंधित जितने भी मामले थे, कंपनी से संबंधित सभी मामलों का एक रिपोर्ट तैयार करके आपको ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया। रिपोर्ट ब्रिटेन में देना अनिवार्य कर दिया, ब्रिटेन में देना अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य कर दिया। जो दूसरा परिवर्तन था, जो 1773 में जो दूसरा परिवर्तन था, वो था आपका प्रशासनिक परिवर्तन। कंपनी का जो प्रशासन था, प्रशासनिक परिवर्तन कैसा था ये हम देखेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन में भी जो सबसे पहला काम था वो था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। चूंकि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसे शक्तियां भी दी जाएंगी और इसका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाए जाएंगे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। जो एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन किए थे। इसी में जो गवर्नर जनरल के अंदर गवर्नर जनरल के अधीन जो बाकी के दो प्रेसिडेंसी थे, अधीन जो अन्य दो प्रेसिडेंसी थे, अन्य दो प्रेसिडेंसी जो क्रमशः मद्रास और बंबई था, के गवर्नर को अधीन गवर्नर को रखा गया। यानी कि जहां पे पहले मद्रास और बंबई और बंगाल के तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अपने अपने प्रेसिडेंसी के बारे में सभी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल के गवर्नर है, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उनके अधीन मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को रखा गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अन्य परिवर्तन में भी कुछ काम किया गया, जैसे मदरसे का स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का विनियमन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब अन्य परिवर्तन भी किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट अन्य परिवर्तन में क्या थे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना।
1774 के आसपास हुआ था और ये हुआ था कलकत्ता। कलकत्ता इसका क्षेत्र कहाँ है, अधिकार क्षेत्र कितना दूर था? क्या ये मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी पे भी लागू था? तो बिल्कुल नहीं। अधिकार क्षेत्र था कलकत्ता के सभी निवासी पे, कलकत्ता के सभी निवासी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात था वो था कि यदि कोई हिंदू है, यदि कोई मुस्लिम है, यदि कोई अन्य जितने भी वर्ग है, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, जो उस समय प्रेजेंट थे, उनके अलग उनके धर्म के अनुसार, जैसे हिंदू को मनुस्मृति या उस समय जो भी होंगे, मुस्लिम को कुरान, सिख या ईसाई जो भी उनका अपना था, उनके धर्म ग्रंथ या जो कानून ग्रंथ थे, विधि ग्रंथ के अनुसार अनुसार सजा सुनाया जाता था, सजा सुनाया जाता था। फोर्थ पॉइंट में हमने देखेंगे इसकी महत्ता, कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहली बार कंपनी को नियंत्रित और विनियमित किया गया, और विनियमित किया गया। यानी कि बोल सकते हैं कि केंद्रीकरण का यह प्रथम प्रयास था, केंद्रीकरण का यह प्रथम प्रयास था। फिर शुरू करेंगे कि आखिर केंद्रीकरण के प्रयास के साथ साथ यह केंद्रीय तंत्र, यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन की पहली बार नींव रखने का प्रयास किया, नींव रखने का प्रयास किया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बस इतनी सी बातें जानकारी में रखनी है कि किस तरीके से कंपनी को विनियमित किया गया, चाहे वो कर्मचारी कोड या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो संज्ञान दिया गया कि आपको ये करना है। प्रशासनिक परिवर्तन में भी कुछ काम किए गए और अन्य परिवर्तन में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें ये बोला गया कि इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासी पर है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को उसके अपने कानून ग्रंथ के अनुसार सजा सुनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा? जब भी कुछ चीज जानना हो पॉलिटी में या इतिहास में, तो उसके बैकग्राउंड को आप जान जाइए। क्या हुआ? 1773 में निजी व्यापार को बंद कर दिया गया, किंतु उपहार लेने की जो
उपहार लेने की जो प्रथा थी वो बंद नहीं किया गया, और इसके साथ साथ लगने लग गया कि कंपनी जो है व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी इंटरेस्ट लेने लग गई है। इस कारण से जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इन्होंने जो प्रयास किए वो कंपनी को विनियमित करने के लिए, जो पहला था कंपनी कंपनी के संबंध में कि कंपनी का विनियमन कैसे हुआ, कंपनी का अभी चाहते हैं कंपनी का विनियमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक रूप में अलग किया गया, और साथ ही यह बोला गया कि जितने भी कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी को अपनी संपत्ति का खुलासा, ब्यौरा देना, खुलासा करना अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया। अब प्रशासनिक परिवर्तन में क्या हुआ था? प्रशासनिक परिवर्तन में हमने यह देखा, हम देखेंगे कि जो कंपनी को दो दो अलग अलग यूनिटी में अलग किया था, जो कंपनी को व्यापार के रूप में और राजनीति रूप में, यानी कि राजनीति भी अब ये करेंगे, व्यापारिक होने के साथ साथ ये राजनीतिक संस्थान का भी रूप लेंगे, राजनीतिक संस्थान का रूप लेंगे। यदि ये व्यापारिक और राजनीतिक अलग अलग काम करेंगे तो इसके लिए अलग अलग बोर्ड होंगे। तो जो व्यापार है उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, राजनीति के लिए आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो व्यापारिक है उसके लिए आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार के लिए, और राजनीतिक संस्थान यदि वो राजनीति का रूप लेगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे। अब जो इसका इंपोर्टेंस था सबसे ज्यादा, अन्य परिवर्तन में इसमें कुछ नहीं हुआ था। अन्य परिवर्तन थे उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए थे उस समय, कुछ खास नहीं हुआ था। किंतु इसकी महत्ता देखिए, पहली बार कंपनी ने भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किए थे, भारत के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र
क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमको यही जानना था कि कंपनी का विनियमन में यही हुआ कि व्यापारिक और राजनीतिक रूप में अलग किया गया और कर्मचारी जितने भी थे उसको अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया। प्रशासनिक परिवर्तन में था कि कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक संस्थान का रूप दिया गया, जिसमें व्यापारिक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेंगे। और महत्ता में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो आज हमने डिस्कस किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जितने भी बात थे उसमें से हमने दो को पढ़ा जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आ रहे थे, 1773 और 1783 का ब्रिटिश इंडिया 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। कल नेक्स्ट क्लास में 1793, 1813, 1838 और 1853 के चार्टर एक्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो आगे आप मैट्रिक्स क्लासेस के साथ बने रहिए। आगे जितने भी एमसीक्यू है इससे ये अध्याय खत्म, ये चैप्टर खत्म होने के साथ इसके एमसीक्यू डिस्कस होगा। और जिस तरीके से क्लासें बढ़ेंगी उस तरीके से हम अनुच्छेद को भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपने रूटीन में ये बात शामिल कीजिए कि डेली यानी कि 395 अनुच्छेद या उसके सब पार्ट मिला के यदि 465 अनुच्छेद है तो उन सभी को यदि आपको अभी से याद करना है तो डेली आपके अपने हिसाब से आपको जितना याद होता है उससे 1 से लेके 10 या 1 से लेके 5 या जो भी आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अभी से ही अनुच्छेद को याद करते जाएं। तो एक समय आएगा कि जब हम आगे चल के नागरिकता पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, जो भी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपात, जो भी पढ़ेंगे उनमें ये सब बातें आपको आसान लगेगी क्योंकि आपने अनुच्छेद बखूबी कर रखा है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।